हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की परीक्षा की तैयारी लगातार करवा रहे हैं। तो चलिए आज हम फिर से एक बार टेक्निकल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन की व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मेरा ये 33 यानी कि 33वां क्लास है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद एएनएम एग्ज़ाम लिखा होगा, एएनएम एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्लास लिए हैं सारे क्लास वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, साथ ही उनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको नौकरी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा और ये टेक्निकल क्वेश्चन हमने जो करवा रहे हैं पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही मेहनत करके और बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन के साथ आप लोग को हम क्लास लगातार करवा रहे हैं। तो चलिए आज हम फिर से एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नोटिस हम आपको दे दूँ, जो नोटिस आपको देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, हम आप लोग के लिए एक बुक बनाए हैं, बुक की खासियत हम आपको बता देते हैं। एक नोट्स है जो कि आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। एएनएम टेक्निकल बुक उसका नाम रखा गया है जो कि एक पीडीएफ के रूप में है। फ्रेंड, इस नोट्स को लेने के लिए आप इस नंबर पर नोट कीजिए 8789694229। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर फ़ोन करके कॉल करके सारा जानकारी ले सकते हैं, साथ ही बुक मंगा सकते हैं। इस बुक में जो दिया गया है 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको सिर्फ 75 रुपया पेड करना पड़ेगा, 75 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा और 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पीडीएफ आप अपने मोबाइल पर मंगवा सकते हैं। फ्रेंड, इसका कुछ खासियत मैं आपको बता दूं जो आप जानेंगे, फिर ये बुक ये नोट्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं इसमें ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग है, सारे टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, सारे टेक्निकल क्वेश्चन का ये नोट्स है 500 प्लस क्वेश्चन का। फ्रेंड, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जामिनेशन में आएगा, सिर्फ उसी टाइप का। और आगे बता दूं कि ये इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इंक्लूडिंग है। आगे देख लेते हैं, रेलवे नर्स एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूडिंग है, साथ ही 4 स्टेट का नर्स एग्जाम हुआ है उनका क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। साथ ही फ्रेंड, हम लोगों की टीम के द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए हैं और इसके साथ इन सारे क्वेश्चनों का वीडियो क्लास आप कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड, ये था वेरी इंपॉर्टेंट बात है इस पीडीएफ की, इस नोट्स की। फ्रेंड, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दिए हैं, वहाँ नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और आप इस नंबर पर नोट करिए और मुझे कांटेक्ट करिए और वो नोट्स आप ज़रूर मंगवा लें, नहीं तो आपके बहुत दिक्कतें होगी, ठीक है। सिर्फ 75 रुपये कॉस्ट रखा गया है और 127 पेज का वो नोट्स है, 127 पेज का बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडिंग है। तो फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट लिया भी है, अगर आप लोग नहीं लिए हैं अभी तक तो ज़रूर वो नोट्स खरीद लें। चलिए आगे हम बात करते हैं वीडियो क्लास का, आज की क्लास का, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड, हम आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज मेरा 40 क्वेश्चन से 40वां नंबर क्वेश्चन से आज की क्लास स्टार्ट होगा। इससे पहले का क्वेश्चन हमने करवा दिया है, आप लोग देखे भी होंगे अगर आप लोग लगातार क्लास करते होंगे तो। अगर नहीं किए तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में एएनएम एग्जाम लिखा हुआ, एएनएम एग्जाम वहाँ पर क्लिक करिएगा, पहले का सारा क्वेश्चन आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, बता दूँ कि आज का जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरा कि एक इंसुलेटेड कंटेनर जिससे परिवहन या अल्पकालिक भंडारण के दौरान आवश्यक तापमान सीमा में टीके और मंदक रखने के लिए पानी के पाइप के साथ पंक्तिबद्ध किया जा सकता है, क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक इंसुलेटेड कंटेनर जिसे परिवहन करने में या अल्पकालिक भंडारण करने के लिए टीकों और मंदक रखने के लिए पानी के पाइप के साथ पंक्तिबद्धित किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन पहले सबसे देख लेते हैं। बर्फ से ढका रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कोल्ड बॉक्स, ठंडा कमरा या फिर फ्रीजर रूम, क्या कहा जाता है उसे। तो इनसे हम बात करेंगे आंसर की तरफ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीन कोल्ड बॉक्स। वैक्सीन कोल्ड बॉक्स, उसे हम क्या कहेंगे, वैक्सीन कोल्ड बॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सारा। एक कोल्ड बॉक्स का कोल्ड लाइफ वह अधिकतम समय है, कोल्ड बॉक्स का भी बात कर रहे हैं। एक कोल्ड बॉक्स का कोल्ड लाइफ वह अधिकतम समय है जब एक बंद कोल्ड बॉक्स फ्रोजन आइसो पैक के साथ पंक्तिबंधित होने पर कितनी डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान बनाए रख सकता है।
कोल्ड बॉक्स का इसमें कोल्ड बॉक्स होता है, उसके लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि कितनी अधिकतम समय तक एक बंद कोल्ड बॉक्स फ्रोजन आइस पैक के साथ पंक्तिबंधित होने पर कितनी डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर बनाए रखा जा सकता है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 10, -10, 20 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो एक कोल्ड बॉक्स का जो अधिकतम समय होगा जो नीचे डिग्री के सेल्सियस तापमान पर रख सकता है वो हो जाएगा आप लोग के यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 10 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कोल्ड बॉक्स का लाइफ होता है वो अधिकतम समय के लिए 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक तापमान बनाए रख सकता है। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान प्रीक्वालिफाइड, ठीक है, वर्तमान प्रीक्वालिफाइड कोल्ड बॉक्स मॉडल का अधिकतम कुल लाइफ कितनी समय है जब एक स्थिर +43 डिग्री सेल्सियस पर परीक्षण किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए सारा जो क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। वर्तमान प्रीक्वालिफाइड कोल्ड बॉक्स मॉडल का अधिकतम कुल लाइफ कितना समय है जब एक स्थिर +43 डिग्री सेल्सियस पर परीक्षण किया जा सकता है। तो उसका समय क्या हो जाएगा? 12 घंटे से 2 दिन, 2 से 7 दिन, 6 से 12 घंटा या फिर 6 से 12 दिन। क्या हो जाएगा इसका लाइफ? तो उसका लाइफ जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 12 घंटे से 2 दिन तक। कितना? 12 घंटे से लेकर के 2 दिन तक, 12 घंटे से 2 दिन तक उसका लाइफ है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान प्रीक्वालिफाइड वैक्सीन कैरियर्स का जीवन ठंडा, देखिए कह रहा है वर्तमान में प्रीक्वालिफाइड वैक्सीन कैरियर्स का जीवन ठंडा क्या है, यानी कि जीवन उसका कितने घंटे तक वो ज़िंदगी में रह सकता है, जीवित रह सकता है, वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1850 घंटे के बाद। कितने तक? 1850 घंटे के बाद। अगला क्वेश्चन, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के प्रारंभिक तापमान पर पानी और बर्फ का मिश्रण किस पानी के पैक में होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के प्रारंभिक तापमान पर पानी और बर्फ का मिश्रण किस पानी के पैक में होता है। कौन से पानी के पैक में होगा? ठीक है, जमे हुए आइस के पैक, वातानुकूलित आइस के पैक, ठंडे पानी के पैक या फिर गर्म पानी के पैक। किस पानी के पैक में ये 0 डिग्री सेल्सियस प्रारंभिक तापमान पर पानी और बर्फ का मिश्रण रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वातानुकूलित आइस के पैक में। वातानुकूलित आइस के पैक में लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के प्रारंभिक तापमान पर पानी और बर्फ का मिश्रण पैक रह सकता है। अगला क्वेश्चन मेरा है, परिवहन या भंडारण के दौरान फ्रीज संवेदनशील टीकों के साथ रखे जाने वाले छोटे डिजिटल उपकरणों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा। परिवहन या भंडारण के दौरान फ्रीज संवेदनशील टीकों के साथ, फ्रीज जो है संवेदनशील टीकों के साथ रखे जाने वाले छोटे डिजिटल उपकरण को क्या कहा जाता है। यहाँ पर उपकरण का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। वैक्सीन सीसी मॉनिटर, 30 दिवसीय इलेक्ट्रॉनिक तापमान लकड़हारा, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज संकेतक या स्टेम थर्मामीटर। क्या कहेंगे इसको? इसको जो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज संकेतक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज संकेतक कहते हैं। क्वेश्चन क्या था? परिवहन या भंडारण के दौरान फ्रीज संवेदनशील टीकों के साथ रखे जाने वाले छोटे डिजिटल उपकरण को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज संकेतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। खुली बहु खुराक वैक्सीन शीशियों को रखना महत्वपूर्ण है जिसमें परिरक्षकों को शामिल नहीं किया जाता है, तापमान पर ठंडा किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि खुली बहु खुराक वैक्सीन शीशियों को रखना महत्वपूर्ण नहीं है जिसे परिरक्षकों को शामिल नहीं किया जा सकता है। परिरक्षकों को क्या करते हैं उसमें शामिल नहीं करते हैं। तो कितने डिग्री तापमान पर उसे हम ठंडा कर सकते हैं, ठंडा किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है? +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, -2 से -8, -2 से 8 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -2 डिग्री से लेकर के -2 डिग्री से लेकर के -8 डिग्री से, -2 डिग्री से लेकर के -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा
किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO की बहु खुराक शीशी नीति कब शुरू की गई थी? WHO के द्वारा बहु खुराक शीशी नीति अपनाया गया था, शुरू किया गया था, वो कितने ईस्वी में? ऑप्शन ए 2000, 2002 ईस्वी, 2014 और 2008। कितने ईस्वी में WHO की बहु खुराक शीशी नीति अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 2014 ईस्वी में WHO की बहु खुराक शीशी नीति को अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीकों के सभी खुली WHO पूर्व योग्य बहु खुराक शीशियों को त्याग दिया जाना चाहिए। कह रहा है टीकों के सभी खुली WHO पूर्व योग्य बहु खुराक शीशियों को त्याग देना चाहिए। क्यों? टीकाकरण सत्र के अंत में खुलने के 6 घंटे के भीतर जो भी उपरोक्त विकल्प में से पहले आता है या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि कितने समय के बाद, कितने देर के बाद सभी टीकों के सभी खुली हुई WHO पूर्व योग्य बहु खुराक शीशियों को त्याग देना चाहिए। कितने देर के बाद त्याग देना चाहिए? तो टीकाकरण सत्र के अंत में, टीकाकरण सत्र के अंत में जितना भी खुली हुई टीका है सबको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा टीका सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखना चाहिए? कह रहा है फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा टीका सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखना चाहिए? ऑप्शन HB HPV DT, MMR BCG OPV, DDTP HEPB या रोटावायरस HB DTP। कौन सा टीका जो है आपको ऊपर वाली रेफ्रिजरेटर पर रखना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, MMR। याद रखेंगे MMR, उसके बाद BCG और OPV। ये टीका को रेफ्रिजरेटर के सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, MMR BCG और OPV टीका को फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जांचने के लिए कि किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है कि क्या फ्रीज संवेदनशील टीके 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त हो गए? ऑप्शन क्या होगा? स्टिक टेस्ट, शेक टेस्ट, सीक परीक्षण या शॉक टेस्ट। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा कि यह जांचने के लिए मतलब क्या जांचने के लिए परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी कि इनमें से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है कि फ्रीज संवेदनशील टीके 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए जो टेस्ट होता है शेक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? शेक टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, शेक टेस्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि फ्रीज संवेदनशील टीके 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। कौन से टेस्ट के द्वारा? तो शेक टेस्ट के द्वारा। कौन से शेक? शेक टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, प्लामोडियम वाइवेक्स की उष्मायन अवधि क्या है? प्लामोडियम वाइवेक्स की उष्मायन अवधि कितनी है? 5 से 7 दिन, 7 से 10, 10 से 14 दिन या फिर 15 से 30 दिन। तो प्लामोडियम वाइवेक्स की उष्मायन अवधि होता है ऑप्शन अवधि 10 से 14 दिन है। कितना? 10 से 14 दिन प्लामोडियम वाइवेक्स की उष्मायन अवधि होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मलेरिया परजीवी सभी को छोड़कर हैं। कह रहे हैं कि भारत में जो मलेरिया परजीवी है इनमें से किसको छोड़कर हैं? तो ऑप्शन चेक करते हैं, P. विवेक्स, P. फ्लासीफेरुम या P. ओवेले या इनमें से कोई नहीं। भारत में मलेरिया परजीवी इनमें से किसको छोड़कर है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सारे को छोड़कर, तीनों को छोड़कर, P. विवेक्स, P. फ्लासीफेरुम या P. ओवेला को छोड़ करके भारत में परजीवी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया में रिलैप्स के लिए जाने वाली प्लाज्मोडियम प्रजाति हैं। कह रहा है कि मलेरिया में रिलैप्स के लिए जाने वाली प्लाज्मोडियम प्रजाति कौन सा इसमें से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवेक्स अंडाकार। क्या हो जाएगा? विवेक्स अंडाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया के टीके में विशिष्ट सामग्री है, इन चारों में से कौन सा सामग्री मलेरिया टीके में विशिष्ट रूप से है?
तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, गेमेटोसाइटिक प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स मैन, स्पोरोजाइटी प्रोटीन या लिप्रोप्रोटीन लिफाफा। तो मलेरिया के टीके में विशिष्ट सामग्री क्या है इनमें से? तो विशिष्ट सामग्री की बात किया जाए तो सेप्रोजाइट प्रोटीन, सेप्रोजाइट प्रोटीन मलेरिया के टीके में विशिष्ट सामग्री होते हैं, सेप्रोजाइट प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मलेरिया फैलाने वाली एनोफिलीज की प्रजातियां कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो मलेरिया फैलती है वो एनोफिलीज मच्छर की प्रजातियां इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एनोफिलीज एपिरोटिक्स। एनोफिलीज एपिरोटिक्स एक प्रजाति है एनोफिलीज मच्छर की जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलेरिया फैलाने की काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की बाह्य ऊष्मायन अवधि क्या है? प्लाज्मोडियम की बाहरी ऊष्मायन अवधि कितना है? 7 से 10 दिन, 10 से 20, 20 से 25 दिन या फिर 20 से 30 दिन? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्लाज्मोडियम की बाह्य ऊष्मायन अवधि, तो प्लाज्मोडियम की बाह्य ऊष्मायन अवधि 10 से लेकर के 20 दिन होते हैं, 10 से लेकर के 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे, 10 से लेकर के 20 दिन। अगला क्वेश्चन, पूरे देश में हर साल मलेरिया रोधी माह किसके महीने में मनाया जाता है? कह रहा है कि पूरे देश में हर साल मलेरिया रोधी माह किसके महीने में यानी कि कौन से महीने में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए का है जुलाई के महीने में। अगला क्वेश्चन का ऑप्शन है जनवरी में, तीसरा जून में, चौथा दिसंबर में। तो मलेरिया परजीवी का जो दिवस मनाया जाता है वो जून महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? जून में। पूरे देश भर में हर साल मलेरिया रोधी माह जो मनाया जाता है वो जून महीने में मनाया जाता है, याद रखेंगे जून महीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जून महीना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया की पुनरावृत्ति है, कौन है इनमें से मलेरिया का पुनरावृत्ति? तो मलेरिया की जो पुनरावृत्ति है, उपचार के बाद यौन चरण पैरासिटिमाया का पुनः प्रकट होना, यही है मलेरिया का पुनरावृत्ति। उपचार के बाद यौन चरण पैरासिटिमाया का पुनः प्रकट होना मलेरिया का पुनरावृत्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का क्रीमोफिलेक्सिस को छोड़कर सभी के द्वारा किया जा सकता है। कह रहा है कि मलेरिया के क्रीमोप्रोफिलेक्सिस को छोड़कर सभी के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्राइमाइकिन के द्वारा, प्राइमाइकिन के द्वारा मलेरिया को क्रीमोफिलेक्सिस को छोड़कर किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एपीआई। कह रहा एपीआई है, एपीआई क्या है? एपीआई, यहाँ पे एपीआई के बारे में पूछ रहा है, एपीआई क्या है? तो एपीआई एक वार्षिक परजीवी घटना है। ठीक है, वार्षिक परजीवी घटना है, ऑप्शन डी याद रखेंगे, फुल फॉर्म है इसका, वार्षिक परजीवी घटना। तो फ्रेंड आज 60 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन अगले क्लास में कराएंगे। इसी तरह से वीडियो आपको फ्रेंड मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। अब आप लोग के क्लास लगातार होंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।